Hello guys, welcome to my channel. My name is दीपक कक्कड़। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनियन बजट के बारे में। कल 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट में। उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बजट के बारे में, बजट की हिस्ट्री और बजट की लीगल प्रोविजंस, बजट क्या है, बजट में वो क्या पेश करेंगी कल को, उसके बारे में देख लेते हैं हम। और कुछ साथ में इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पॉपअप होते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले इंडिया में बजट 1860 में आया था, जेम्स विल्सन जी लेके आए थे। लेकिन क्यों आया था 1860 में ही बजट? ब्रिटिशर्स तो काफ़ी टाइम से थे, पहले नहीं आया, अभी क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी? आपको याद है 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी? हाँ, सबको याद है वो तो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जो बजट आया? उस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का मिलिट्री पे खर्चा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑलमोस्ट 13 करोड़ जो खर्चा था 56 में, 1856 में, वो 24 करोड़ हो गया 1858 में। और जिसकी वजह से इनको कर्ज लेना पड़ा वो खर्चा पूरा करने के लिए, और ये कर्ज 36% बढ़ गया। इसकी वजह से इनको मिस्टर विल्सन को लाना पड़ा कि जाइए वहाँ का हालात संभालिए। तो इन्होंने बजट प्रेजेंट किया एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। क्या आपको पता है जो इंडिया का फर्स्ट बजट था इंडिपेंडेंस के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस का था? जी हाँ, सिर्फ 7 पेजेस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मिस्टर विल्सन कौन है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। कौन थे मिस्टर विल्सन? मिस्टर विल्सन स्कॉटिश बिजनेसमैन थे। ये यूके के सिटीज़न थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, और जिन्होंने चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन करी थी। बाद में ये बैंक जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ मर्ज हुआ था। और इनके फाइनेंस की नॉलेज को देखते हुए इनको काफ़ी अच्छे अच्छे काम दिए गए, जैसे कि मिलिट्री फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सिविल फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और ये फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। काफ़ी बड़े जाने माने पर्सन लग रहे हैं, काफ़ी रिनाउंड लग रहे हैं। ये लेके क्या आए थे पहले बजट में? पहला बजट जो कि 1860 को आया था, 18 फरवरी को, उसमें 3 तरह के टैक्स लगाए गए थे इनके द्वारा। पहला टैक्स था इनकम टैक्स, दूसरा लाइसेंस टैक्स, तीसरा टबैको ड्यूटी। और उस टाइम के गवर्नर जनरल की अप्रूवल के बाद सिर्फ इनकम टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया, बाकी दो को ड्रॉप कर दिया गया। और ये पर्सन मिस्टर विल्सन 1860 में कलकत्ता में ही एक्सपायर हुए थे। 55 साल की उम्र थी सिर्फ इनकी। इनको बोला गया था कि समर हीट वेव आने वाली है और आप यूरोपियन हो, ठंडी में रहने वाले लोग हो, आप छोड़ दीजिए इस जगह को कुछ समय के लिए। लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं छोड़ा, और वहीं गर्मी की वजह से इनकी डेथ हो गई। और एक स्ट्रेंज सा फैक्ट है कि ये एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, लेकिन स्टिल इनको बरी किया गया एक अननोन से प्लेस में, मलिक बाज़ार कलकत्ता में। और इनकी सीमेंट्री की डिस्कवरी 2007 में की गई। एक इंडियन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कुछ और सर्च कर रहे थे, वहाँ पे इनको ये इनकी बुरियल मिला। ठीक है सर, ये थी हिस्ट्री ऑफ द बजट। अब हिस्ट्री के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री, कि सबसे पहले बजट 5 बजे शाम को प्रेजेंट होता था। और उसके बाद जब 2001 में यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 11 बजे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया इस बजट को, सुबह के 11 बजे। और क्या आपको पता है फर्स्ट लेडी कौन थी बजट प्रेजेंट करने वाली? आप सबके माइंड में आ रहा होगा निर्मला सीतारमण जी। जी नहीं, इट वॉज श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे पहले उन्होंने बजट, फर्स्ट लेडी थी वो बजट प्रेजेंट करने वाली। उस टाइम पे इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री एज एन एडिशनल चार्ज थी, तो इन्होंने उस टाइम पे पीएम रहते हुए बजट प्रेजेंट किया। हाँ, निर्मला सीतारमण जी भी आंसर हैं, बट वो तब जब वहाँ पूछा जाए फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया, लेडी फाइनेंस मिनिस्टर। एंड देन हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट? आवर फर्स्ट पीएम वाज द फर्स्ट पीएम टू प्रेजेंट द फाइनेंस बजट, मिस्टर नेहरू। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट की लीगल प्रोविजंस के बारे में।
ठीक है सर जी, चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। बजट क्या है? बजट एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है बैग। हम देखते ही हैं कि मोस्टली जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करने आता है तो वो अपने साथ एक सूटकेस लेके जाते हैं, जो कि निर्मला सीतारमन जी ने एक बही खाता के रूप में शुरू कर दिया है ट्रेंड, तो उसे रिलेट कर सकते हैं हम। बट लीगली स्पीक करें तो बजट में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बजट का पार्ट है, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, फाइनेंस बिल, स्टेटमेंट्स हैं कुछ ये एक्ट के अंडर। फिर है एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट अ ग्लैंस भी देती है गवर्नमेंट, और एक फाइनेंस बिल को एक्सप्लेन करने वाला मेमोरेंडम रहता है, और कुछ 3-4 और चीज़ें रहती हैं, और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच भी उसका एक पार्ट है। इसमें जो पहली 4 चीज़ें हैं वो एक स्टैट्यूट के द्वारा मैंडेटरी हैं कि गवर्नमेंट को प्रेजेंट करनी ही करनी है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक्सप्लानेटरी नेचर की हैं, ऊपर वाले को सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम पहली 4 चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये कुछ कलर्स अलग अलग हैं इस वीडियो में। इसका ये मैं कहना चाह रहा हूँ इस कलर्स के माध्यम के कि हम जब बजट को सुनते हैं तो सिर्फ मेनली एफएम की स्पीच पे फोकस करते हैं, बट वो काफ़ी चूज़ी वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट होती है। इसके अलावा मेनली हमें देखना चाहिए जो ये 3 येलो कलर में किए गए हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे हमें पता लगेगा कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री कहाँ जा रही है। स्टेटमेंट्स अंडर एफआरबीएम एक्ट, फाइनेंस बिल, इन सब के नॉलेज से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ पता लगेगा अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में। सो हम शुरू करते हैं अब इनको एक 1 बाय 1। सबसे पहले हमारा आ रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस के साथ सुनिएगा। आर्टिकल 112 के अंदर मैंडेटरी है ये, और इसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, जिस साल का बजट है उस साल की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट बताती है। इसमें रिसीट्स हो सकती है रेवेन्यू नेचर की, और हो सकता है वो कैपिटल नेचर की हो, तो इसकी बाइफर्गेशन की होती है। वैसे ही खर्चों की बाइफर्गेशन की होती है, रिसीट्स और खर्चे एक्सपेंडिचर नेचर के। ठीक है, उसके अलावा इसके 3 अकाउंट होते हैं मेन गवर्नमेंट के। 3 अकाउंट वाइज स्टेटमेंट दी जाती है इसमें कि इस अकाउंट में ये हमारा रिसीट और खर्चा है, इस अकाउंट में ये रिसीट और खर्चा है, और इस अकाउंट में ये रिसीट और खर्चा है। ये तीनों अकाउंट्स की डिटेल अगली वाली स्लाइड्स में आपको मिलेगी, क्या है ये अकाउंट और क्या क्या डिटेल्स होती हैं इसमें। इसके अलावा ये जो सारे खर्चे हैं सरकार देती है, इसके कंपैरेटिव्स भी देती है साथ में। लाइक जिस साल का बजट है, कल को जो बजट आएगा वो 22-23 का होगा, 22-23 की डिटेल होगी। उसके एक पिछले साल की 21-22 के प्रोविजनल होंगे या एस्टिमेट होंगे, और उसके अलावा उसका पिछला साल उसके एक्चुअल होंगे 20-21 के। इन तीनों को सरकार कंपैरिजन करेगी, रेवेन्यू, खर्चे और इनकम, अकाउंट वाइज। ठीक है सर, इसमें सरकार इसको क्लासिफाई करके देती है। ये सरकार की वेबसाइट है indiabudget.com, गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसमें इन्होंने एएफएस के हम सारे बजट के डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, देखिए सारे पढ़े हैं जो हमने पीछे नाम लिए थे, उन सब की डिटेल है ये देखिए। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएफएस के बारे में। एएफएस अगर आपको पूरी डाउनलोड करनी है वो भी पढ़ी है, और अकाउंट वाइज सरकार ने जो अपलोड करी है वो भी पढ़ी है। अब अकाउंट वाइज जैसे हमने पीछे फिर डिस्कस किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्कस होगा, वो डिस्कस्ड है। सो ऐसे सरकार ने इसको बनाया है, एक्सेल अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल होती है इसकी। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि कैसे उसको सेग्रीगेट किया है। ये है इस अकाउंट के लिए, कंसोलिडेटेड अकाउंट के लिए रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स 3 साल के दिए हैं, 19-20, 20-21 और 21-22। ये 20-21 के 2 के दिए हैं, ये एस्टिमेट्स थे पहले जो बजट के थे, रिवाइज एस्टिमेट है, ये बाद में डिटेलिंग करेंगे हम फर्दर किसी वीडियो में। बट ये मेन है ये वाला 21-22 का, जिसमें पूरा रेवेन्यू दिया गया है, टैक्स से कितना आएगा, टैक्स की भी बाइफर्केशन है, इतना इतना, फिर नॉन टैक्स दिया नीचे, ऐसे सरकार पूरी डिटेल बनाती है। और ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्स कहाँ से लगाएंगे, या कोई नया लगाएंगे या पुराना हटाएंगे, उसकी डिटेल दी होती है आगे जो हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस बिल में।
नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फंड हैं जो पीछे पड़े थे। 3 अकाउंट है ना, कंसोलिडेटेड अकाउंट, कंटिजेंसी अकाउंट और पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड अकाउंट जो है वो आर्टिकल 266 के अंदर होता है, कंटिजेंसी 267 के अंदर है और पब्लिक अकाउंट 266। इन तीनों में मेन डिफरेंस रहता है कि क्या पैसा इसमें आता है, कौन सा खर्चा सरकार कर सकती है और परमिशन पार्लियामेंट की चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले है कंसोलिडेटेड, ये सबसे मेन अकाउंट है, सरकार के सारे खर्चे इसी के थ्रू होते हैं और इसमें से सरकार कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल। प्रायर अप्रूवल लगती है पार्लियामेंट की। इसमें पैसे कौन से आते हैं, सारे रेवेन्यू सरकार के, वो सारे इसमें आते हैं, सारे खर्चे सरकार के इसमें आते हैं और कोई भी लोन से पैसा लिया वो इसमें आता है और लोन की रिकवरी की, आगे किसी को लोन दिया उससे रिकवरी करके पैसा आया वो इसमें आता है। मेन इसका है कि ये विड्रॉ नहीं कर सकती पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना। दूसरा आता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड एक अर्जेंट नीड्स के लिए प्रेसिडेंट को दिया जाता है कि आप खर्चा कर सकते हो। इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल नहीं चाहिए, खर्चा करने के बाद आपको पार्लियामेंट को बताना है और अप्रूवल लेनी है। पिछले बजट में ये 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ इसका फंड कर दिया गया था। तीसरा अकाउंट है पब्लिक अकाउंट। इसमें पैसा वो होता है जो सरकार लोगों का रखती है खुद अपने पास, या कोई संस्था जिसके पास लोगों ने रखा है वो सरकार के पास रख देती है। दैट इज मनी इज हेल्ड इन ट्रस्ट, वो चीज़ आती है इसमें। जैसे कि पीएफ का पैसा हो गया, सेविंग स्कीम का पैसा हो गया, या कोई गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया वो पैसा हो गया। इसके लिए भी पार्लियामेंट की कोई भी प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर इसमें कोई पैसा सरकार ने डाला था कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के और अब उसे आगे यूज़ करना है तो उसकी परमिशन चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? इट्स वेरी सिंपल थिंग है। अगर आपको एएफएस समझ आ गई है पीछे वाली तो आपको डिमांड फॉर ग्रांट भी समझ आ जाएगी। डिमांड फॉर ग्रांट आर्टिकल 113 के अंदर मैंडेटरी है। ये क्या है? मिनिस्ट्री वाइज खर्चे की डिटेल है। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि एएफएस में गवर्नमेंट डिटेल देती है कि मैंने इतना इतना एक्सपेंडिचर करना है। अब वो मिनिस्ट्री वाइज डिटेल बनाएगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना करना है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कितना करना है और फलना फलना मिनिस्ट्री ने कितना करना है। उस मिनिस्ट्री वाइज एक डिमांड फॉर ग्रांट बनेगी हर मिनिस्ट्री की और उसको सेपरेटली फिर वोट किया जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, तो सरकार फिर खर्चा कर पाएगी। नॉर्मली एक मिनिस्ट्री की एक होती है परंतु एक से भी ज़्यादा हो सकती है, इस स्ट्रिक्ट नहीं है इतना। और आपको पता है 2021-22 के बजट में, लास्ट बजट में 101 डिमांड फॉर ग्रांट थी। और एक और फैक्ट के जो 1997-98 का बजट था वो विदाउट डिबेट पास हुआ था। जी हाँ, विदाउट डिबेट। नेक्स्ट जो है हमारे पास है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जैसे मैंने पीछे आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि इसमें टैक्स रेवेन्यू सरकार कहाँ से लेके आएगी उसकी डिटेल रहती है। 110 आर्टिकल के अंदर बनाया जाता है ये। इसमें कुछ नया टैक्स लगाना है, कुछ पुराना हटाना है, किसी को छूट देनी है, कोई रेगुलेशन चेंज करनी है, उसकी सारी डिटेल होती है। ये एक मनी बिल है। और इसके साथ आपने एक पीछे अगर ध्यान दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आती है फाइनेंस बिल के साथ जिसमें पूरी डिटेल दी जाती है प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने वाली। तो ये भी एक साथ में सपोर्टिंग होती है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इंडिया में दी गई थी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2021 के बजट में ही। सबसे स्मॉलेस्ट स्पीच किसने दी थी? एच.एम. पटेल जी ने 1997 में 800 वर्ड्स। और सबसे लेंथीएस्ट स्पीच मनमोहन सिंह जी दी थी 1991 के, जब उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में 18,650 वर्ड्स की थी उनकी स्पीच। वैसे बोलते कम है लेकिन स्पीच बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट्स जो मैंडेटरी हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। इसमें मेनली दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट है और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है।
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट में क्या देते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देते हैं, उसकी असेसमेंट की जाती है। कैसे असेसमेंट करते हैं, उसमें बताती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी, गवर्नमेंट बताती है। फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, फिस्कल का बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा, और डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, और एक्सटर्नल इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन रहेंगे। जो मीडियम टर्म में रहता है, मीडियम टर्म जैसे नाम से ही पता लग रहा है मीडियम टर्म है, तो 3 साल के रोलिंग टारगेट लेती है गवर्नमेंट इसमें, इन 6 चीज़ों के। कौन सी 6 चीज़ों के, अपना फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की। इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे इस पे वीडियो एक आपके लिए। तो ये एक्ट में ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रहती हैं, ये कंट्री के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बताती हैं ये। इसके अलावा तो मेन बजट में कुछ भी नहीं होता, ये 4 स्टेटमेंट्स रहती हैं जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। एएफएस क्या था, जिसमें हमने देखा था कि अकाउंट वाइज रेवेन्यू एंड कैपिटल खर्चे को क्लासीफाई किया गया था 3-3 सालों के हिसाब से। डिमांड फॉर ग्रांट क्या थी, डिमांड फॉर ग्रांट थी कि मिनिस्ट्री वाइज एक डिमांड बनेगी कि ये खर्चा करना है इस मिनिस्ट्री ने इस साल में, उसकी परमिशन है। फाइनेंस बिल में टैक्सेस की डिटेल आती है कि कौन कौन से लगने हैं, कौन से हटने हैं, और स्टेटमेंट्स अंडर एफआरबीएम एक्ट में सारा जो फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो ये था हमारा बजट। इसके अलावा एक सिंपल लेमन लैंग्वेज के बजट में सरकार के आने वाले साल के रिसीट्स क्या रहेंगी और एक्सपेंडिचर क्या रहेंगी, उसकी डिटेल रहती है। उस रिसीट्स को जस्टिफाई करने के लिए टैक्स लगाते हैं, एक्सपेंडिचर के लिए ये सोशल स्कीम्स आती हैं इनकी, या कोई और खर्चे होते हैं उसकी बेस ये है सब। सो दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। hit the like button if you like the video, and do subscribe to channel and do share the video. Thank you so much guys. See you in the next video.